इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी, ठीक है। उसके बाद कब आपका 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है वो हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करने के लिए। उसमें हमने एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नेपाल के बारे में पढ़ा था, करेक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनके यहाँ मोनार्की राज था, यानी कि उस टाइम पे किंग जो थे वही उनका फैसला लिया करते थे, गवर्नमेंट फैसला नहीं लेती थी, है ना। 2006 और फिर 2008 में गवर्नमेंट जो किंग था उसने फाइनली अपनी पावर्स को स्विच ऑफ कर दिया था, दे दी थी कि भाई ठीक है अब यहाँ पे, क्योंकि जो नेपाल के लोग थे उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड करी थी कि भाई हमारा देश भी आज़ाद होना चाहिए। फिर फाइनली नेपाल डिक्लेयर हुआ था फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कल। अब इससे आगे पढ़ते हैं। इन 1982 द एशियाड गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली। 1982 में जो एशियाड गेम्स थे वो दिल्ली में किए गए। अ कॉन्ट्रैक्टर ब्राउट मेनी लेबरर्स ऑफ जो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसमें अभी हम यही टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बहुत सारे लेबर्स लेकर आया बिहार से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, ठीक है, स्टेडियम बिल्ड करने के लिए। 1982 में जब एशियाड गेम्स दिल्ली में हुए तो उसके लिए जो वो स्टेडियम तैयार होना था उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स लेकर आया, ठीक है, मजदूर लेकर आया बिहार से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से स्टेडियम बनाने के लिए। एंड उसने उनसे बहुत लो वेजेस पे काम करवाया, ठीक है, बहुत कम पैसों से काम ज़्यादा करवाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था, उन्हें पैसे कम देता था। उसके बाद जब ये बात पता चली तो उनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये साबित हुआ कि ये वायोलेशन कर रहा है पीपल्स फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि लोगों का जो मानव अधिकार है वेजेस के ऊपर उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है और पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट उनका जो मानव अधिकार है, ठीक है, ये मानव अधिकार के अंदर आया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ। इवन उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी और सिक्योरिटी को लेकर का जो राइट था वो भी यहाँ पे वॉयलेट हो रहा था, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। उनकी सेफ्टी का कोई वो नहीं था वहाँ पे कि उनको सेफ कैसे रखा जा रहा है, उन्हें खाना पीना कैसे दिया जाए, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो ये भी मानव अधिकार में आते हैं कि अगर आप किसी लेबर को रखते हो तो आपने ध्यान रखना है कि आप उसे कहीं भी काम के लिए भेज रहे हो तो उसकी लाइफ सिक्योर रही, नहीं कि आपने उसको कहीं भी चढ़ा दिया और उसकी बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। वरना वो क्या होता है कि आपने मानव अधिकार का वॉयलेशन किया, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया। सेकेंडली उसमें वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से ये क्या फ़ायदा होता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे आपने नेपाल केस पढ़ा था जिसमें मोनार्की राज था, जिसमें जो किंग था वो सारे डिसीजंस लेता था अपने उस जगह के, है ना। उसके बाद फिर जब वो डेमोक्रेटिक हुए, डेमोक्रेटिक सेटअप आया, उसमें उनका देश आज़ाद हुआ, फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने उनके डिसीजंस लेने दिए। क्या होता है कि अगर खाली राजा वो अपनी मनमानी करता है, लेकिन जब लोग मिलकर किसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो लोगों के भले के लिए हो, ठीक है। उसमें हमने अब डेमोक्रेटिक सेटअप पढ़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ, ये वाला जो मोनार्की सिस्टम था जो नेपाल में था ये खत्म हो गया और डेमोक्रेटिक सेटअप आया, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेटअप के लिए। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी जिसकी वजह से हमने इलेक्शन करे एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करा, ठीक है। लेज द गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड चेकडेड, यानी कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हो। उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आप कैसे अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे। लोगों को बताया, जैसे लोग पहले आते हैं ना आपकी कॉलोनी में आकर बोलते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, है ना, ऐसे करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं। उसके बाद फिर जब आप वोट देने जाते हो तो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपने इसको ही वोट देना, आपकी जिसको मर्जी करे आप उसको वोट दे सकते हो। फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि लोगों में जो पावर्स बांटी जा रही है, जो भी नेता सेलेक्ट हो, उसके बाद गवर्नमेंट देखती है कि उनको जो पावर्स दी जा रही है वो ढंग से उसका पालन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो अथॉरिटी लोगों को दी जा रही है उसके बाद उनके ऊपर चेकिंग की जाती है कि वो लोग ढंग से अपनी अथॉरिटी निभा रहे हैं, अथॉरिटी जो उन्हें दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, जो कार्य करने के लिए उन्हें रखा गया है वो ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड, फंडामेंटल राइट्स जो है वो देखे जाते हैं कि कोई भी जो अथॉरिटी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना किसी को ज़्यादा अच्छी पावर दे दो तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करने लग जाता है ना। तो वो कहते हैं, जैसे कई बार मॉनिटर आपकी क्लास में होता है, आप कहते हो ना मैम ये पार्शलिटी करते हैं और ये हमें मारते हैं, अपने फ्रेंड को नहीं मारते, आप बोलते हो ना ऐसे। तो टीचर क्या करती है, फिर वो चेक करती है, पहले देखती है कि हाँ भाई ये बच्चा सही बोल रहा है नहीं, और अगर मॉनिटर ऐसा करे तो उसको भी पनिश किया जाता है। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स में आपके ये भी आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि
जो पावर्स लोगों को दी जा रही है गवर्नमेंट के, वो लोगों सिटीज़न के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि सिटीज़न की जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके अगेंस्ट इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा अथॉरिटी का, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्हें रखा गया है, या जो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा तो नहीं वो लोगों के फ़ायदे में ना काम करके लोगों के गलत में काम कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं करे सोसाइटी में जो लोगों को नुकसान दे। तो ये इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनके अंदर कुछ गाइडलाइंस बनाए गए, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में लोगों को इक्वालिटी मेंटेन करी जा सके और देखा जा सका कि लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन जो बन रहे हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जो आपका रिमेनिंग चैप्टर बेटा बच रहा है 8th क्लास, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो प्लीज़ अपनी बुक्स में से आप लोग रीड आउट करो, क्योंकि चैप्टर बहुत डिटेलिंग है। मैंने आपको सब नोट्स प्रिपेयर करके चैप्टर करवाया, बट आपके पास बहुत सारी वोकैब है उसमें से पढ़ने के लिए, तो आप अपनी बुक्स में से इनको रीड आउट ज़रूर करें बेटा, ठीक है। और आपको ईजिली फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके बुक में मिलने शुरू हो जाएंगे।